नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। साथियों, आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो अब तक हमने कुल 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट को कराया है और हिंदी में हमने पूरे 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है और आज के जिन प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो साथियों जिस प्रकार से इस समय परीक्षा में आरओ एआरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हूबहू उसी प्रकार के प्रश्नों को आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी प्रश्नों को हल करते चले और अपनी तैयारी का आकलन करें और ये देखें कि आपको कितने प्रश्नों का, इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? साथियों, तो हड़प्पा कालीन स्थलों का नाम है और नदी का नाम दिया गया है। बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है मोहनजोदड़ो, दिया गया है रावी नदी। बताइए सही है गलत है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे साथियों, जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सैंधव स्थल था। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। यहाँ पे रावी गलत है। रोपड़ भोगवा नदी दिया गया, यह भी गलत है। रोपड़ जो है साथियों सतलज नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के लिए। हड़प्पा सभ्यता पे हमने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया था, एक ट्रिक भी बताया साथियों, मौसी ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? मौसी। तो मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। तीसरा है मांडा सतलज, दिया गया है, यह भी गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था चिनाब नदी, मांडा चिनाब नदी। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? कोट दीजी सिंधु नदी, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। साथियों, जो कोट दीजी है पाकिस्तान में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है और नदी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि मगध पर शासन करने वाले शासकों में जो बिंबिसार है, इसका संबंध किस राजवंश से था? तो बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। किससे था? हर्यक वंश का यह एक शासक था और बिंबिसार ने ही मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ये क्या था साथियों? ये हर्यक वंश का हम कह सकते हैं कि संस्थापक यही था। संस्थापक बिंबिसार ही था। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। और साथियों बिंबिसार ने अंग की राजधानी थी चंपा और इसका उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। और बिंबिसार ही पहला शासक था जिसने की स्थायी सेना रखी थी। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश सही जवाब होगा। आगे है कि मौर्योत्तर काल में काकिनी क्या था? तो काकिनी क्या था साथियों? यह एक तांबे का सिक्का था। तो सिक्कों से प्रश्न बनाया जाता है, तो याद रखिएगा तांबे का एक सिक्का था, इसका नाम था काकिनी। और शतमान, द्रम, ये चांदी के सिक्के थे। इसके साथ ही साथ निष्क, पल, स्वर्ण, दिनार, सोने के सिक्के थे। साथियों कारसारपण मिस्र धातु का एक सिक्का था। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस अभियान से प्राप्त किया था? तो मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किस अभियान से प्राप्त किया था? कौन सा अभियान था? तो गुजरात अभियान के दौरान ये मिला था। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला एक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, बिल्कुल गलत है साथियों। जब आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो गुलाम वंश में ही बताया गया है, पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। किसने कराया साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ पे कराया था? अजमेर में। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आप बताएंगे अजमेर में स्थित है। और वर्तमान समय में ये क्या है? यह एक मस्जिद है साथियों। दूसरा कथन है पूर्व में यह एक संस्कृत विद्यालय था। तो दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके पहले ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था, किंतु निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दूसरा वाला कथन हमारा सही है। आगे है कि मुगल शासक अकबर कालीन घटनाओं पर विचार कीजिए और कौन कौन सा सही है ये हमको बताना है। पहला है जजिया कर की समाप्ति, दिया गया है 1563, ये गलत है साथियों। जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में किया गया, पहला वाला गलत है। दूसरा है मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ, तो 1567 दिया गया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है इबादत खाने का निर्माण, तो कब करवाया था? 1575, यह भी सही है। कौन कौन सा सही हुआ?
तो जिसमें एक दिया ये दोनों तो गलत कर दीजिए पहले आप। तो सही होगा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही कथन हो जाएगा। आगे कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जो रामायण ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था साथियों? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। वही एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साथियों महाभारत का फारसी में रजमनामा नाम से जो अनुवाद था, तो वो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, हमें बताना है कौन कौन से इसमें सही है। पहला कथन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा कि पन्ना जैव मंडल रिजर्व को 2011 में जैव मंडल आरक्षित सूची में शामिल किया गया। यह भी हमारा सही कथन है। तो कौन कौन सा सही हुआ? दोनों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक क्या होते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक जो प्रदूषक होते हैं साथियों, ये मानव जनित प्रदूषक होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय क्रियाकलापों, मानव द्वारा जो विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इसमें पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषकों में शामिल किया जाता है। आगे है साथियों, निम्न कथनों पर विचार करें और हमें यह बताएं कि कौन कौन सा कथन सही है। पहला है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो बताइए पहले कथन से आप संतुष्ट हैं? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। दूसरा है कि वर्षा का जल पूर्णतया शुद्ध होता है। तो साथियों वर्षा का जल भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ये कार्बोनिक अम्ल क्या करते हैं? वर्षा के जल को थोड़ा सा अम्लीय बना देते हैं। फिर भी अन्य जल की अपेक्षा वर्षा की जल सबसे शुद्ध मानी जाती है, पर पूर्णतया शुद्ध नहीं है। तो सही जवाब है केवल एक, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो जो भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है साथियों? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। स्थापना 1983-84 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संबंधित है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था 1992। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो वर्ष 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था एक पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान इसे लाया गया था। आगे है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साथियों ये जो पुरस्कार है यह यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल गलत है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे 5 जून को प्रत्येक वर्ष किस दिन? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी वो क्या रखी गई थी? वो रखी गई थी साथियों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक कचरे के निपटारे के समाधान पर जोर देने के लिए यह जो है थीम रखी गई थी। और जो 16 सितंबर दिया गया है, इस दिन क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं साथियों। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल दूसरा कथन हमारा सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संबंध है किससे है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों से है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल है। आगे के निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है बोंडला दिया गया छत्तीसगढ़, गलत है। बोंडला साथियों गोवा में है। कहाँ पे है? बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर घाट दिया गया यहाँ पे गोवा, ये उल्टा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होना चाहिए था। तो दोनों आपस में बदल कर दे दिया गया है। पाखल है दिया गया है तेलंगाना, तो यही वाला बिल्कुल सही है।
पाखल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। चौथा सरिस्का राजस्थान यहाँ पे होगा साथियों, हरियाणा गलत है। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, पाखल है, तेलंगाना में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य थी। साथियों जो कथन है यह इससे संबंधित नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? किसे माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता इन्हें माना जाता है। महाल का अर्थ क्या है? जागीर या गांव होता है। महाल यानी जागीर अथवा गांव इसका अर्थ होता है। इस व्यवस्था में पहली बार क्या किया गया? लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। आगे साथियों को विदेश में स्थित क्रांतिकारी संगठनों के संस्थापकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सी इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिया होम रूल सोसाइटी दादा भाई नवरोजी दिया गया है। इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था साथियों? श्याम जी कृष्ण वर्मा, नाम याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ पे होगा। यह जो है गलत है, बाकी सही है। लीग नाम से कुल 3 क्रांतिकारी संस्थाएं थी, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सुमेलित है, बाकी सुमेलित है। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था? तो क्या था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त, तो डेट आपको याद रखना चाहिए साथियों, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा, और पूरे जन समुदाय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अनेक देशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई साथियों। विभिन्न प्रकार के जो अंग्रेज द्वारा सरकारी उपाधियां दी गई थी इनका त्याग किया गया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो इंग्लिश उद्योग था, अंग्रेजों का वस्त्र उद्योग था, उसकी कमर तोड़ दी गई थी। किंतु इस असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ने ले लिया था। क्यों ले लिया था? 1922 में घटना घटी थी साथियों, चौरी चौरा कांड। कौन सी घटना थी? चौरी चौरा कांड हो गया था, गोरखपुर में स्थित है। इसमें हुआ क्या था कि ये जो आंदोलन था ये हिंसक रूप ले लिया गया था। थाने में जाकर पुलिसकर्मियों को बंद करके आग लगा दिया गया था। गांधी जी इससे काफी नाराज हुए और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे है कि सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में। इसमें सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में भारतीय असफल हुए, ऐसा वे कह रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ही कानून बनाएगी। इस रणनीति के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा वहां के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया कि सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो सही जवाब होगा मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डिकी बर्ड प्लान किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? महत्वपूर्ण है। डिकी बर्ड प्लान माउंटबेटन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1947। कब साथियों? मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 34वें भारतीय गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। 34वें भारतीय गवर्नर जनरल का पद था। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए और प्रांतीय सरकारों के हाथों सत्ता सौंपने के लिए डिकी बर्ड योजना के बारे में सोचा था। कौन सा योजना था? डिकी बर्ड योजना। किंतु कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगे साथियों, कौन सा नेता स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, MC केलकर। जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन की पहचान करें। असत्य यानी कि गलत कौन सा है ये हमें बताना है। पहला कि मेडागास्कर एक भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। तो बताइए सही है कि गलत है? तो साथियों जो पहला वाला कथन है हमारा ये गलत है। दूसरा, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। बिल्कुल सही है दूसरा। तो सही जवाब क्या होगा? केवल एक। पहला वाला कथन हमारा असत्य है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा सही है ये हमको बता रहा है साथियों। पहला कि मोनोकल्चर मुख्य रूप से वाणिज्यिक अनाज की खेती को कहते हैं। बिल्कुल सही है। मोनोकल्चर क्या है? अर्थात एकल कृषि, एक प्रकार की विशेष प्रकार की यह कृषि है जिसमें एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। शीतोष्ण घास प्रदेशों में पशुचारण बहुत विकसित है। यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है साथियों। शीतोष्ण घास प्रदेश जैसे पंपास, प्रेयरी, स्टेपी, यहाँ पे पशुचारण के लिए
अनुकूल दशाएं पाई जाती है। यही कारण है यहाँ पर डेयरी और मांस उद्योग भी अधिक विकसित मिलते हैं। आगे, एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुफरी यानी शिमला में स्थित है। कहाँ पे साथियों? कुफरी। तो गर्मियों में घूमने भी जाते हैं यहाँ पर टूरिस्ट लोग। कुफरी शिमला में स्थित है। तो सही जवाब क्या होगा? तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही कथन है। तो साथियों, ये थे जीएस के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।